तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में कि जो हमारी जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है वहाँ पर इन्वेस्टर कितने टाइप के हैं। अब देखिए ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कंज्यूमर की वेल्थ के ऊपर, उस सॉरी जो इन्वेस्टर है उसकी वेल्थ के ऊपर। इन्वेस्टर को उनकी वेल्थ के हिसाब से ही कैटेगराइज किया जाता है। जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और जिसकी कम होगी उसको अलग। और यहाँ पर कुछ जो एंटिटीज़ होती हैं उनके हिसाब से भी हम जो इन्वेस्टर होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। अब इन्वेस्टर जो होता है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट का बैकबोन है। अगर इन्वेस्टर ही नहीं होगा मार्केट में तो आप ये सोचिए जो इतनी सारी इंटरमीडियरीज हैं और जितने सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए इन्वेस्टर की जितने भी राइट्स हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटीज़ मार्केट में रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? देखिए रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, यानी अकेले ही ये कोई भी सिक्योरिटीज़ बाय सेल करते हैं, ठीक है। और इनकी जो भी सिक्योरिटीज़ ये बाय सेल करेंगे ये इनके जो पर्सनल अकाउंट होता है ये उसके अंदर जाता है, ठीक है, ना कि किसी कंपनी में, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग IPO दोज हु इन्वेस्ट लेस देन ₹2 lakhs आर ट्रीटेड एज रिटेल इन्वेस्टर। अब यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है हम उन्हें बोलेंगे जो करीब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं IPO में। अब आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि वो स्टॉक मार्केट से अगर वो 2 लाख रुपए के अगर सिक्योरिटीज़ बाय कर रहे हैं तो क्या वो इंडिविजुअल होंगे? देखिए यहाँ पर हम जो स्टॉक मार्केट है हम उसके हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं IPO के हिसाब से। जब भी किसी कंपनी का IPO आता है यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है तब आप देखोगे कि वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। तो जो लोग 2 लाख रुपए IPO में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सपोज दैट अगर एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट पे 3 लाख रुपए के जो शेयर है अगर वो बाय सेल करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो देखिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में कोई लिमिट नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ 2 लाख के शेयर बाय कर सकता है फिर सेल कर सकते हो। लेकिन हाँ IPO के दौरान ये लिमिट होती है। IPO के दौरान ये लिमिट होती है कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए के ही शेयर वो बाय सेल कर सकता है और मिनिमम एक लॉट मतलब अराउंड वो 15,000 के आसपास का होता है, ठीक है। तो अगर कोई इस अमाउंट के बीच में अगर कोई पैसा लगा रहा है सिक्योरिटीज मार्केट में तो उसे हम बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर। अब सेकंड आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं? ये आमतौर पे डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर बैंक्स हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या फिर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर एक नाम और आया है जिसे हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये कौन होते हैं? ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और FII इज़ एन एंटिटी। मतलब ये कौन होते हैं? ये एक एंटिटी होते हैं, मतलब कोई बिजनेस, लेकिन ये इंडिया के नहीं होते। ये इंडिया से बाहर या तो एस्टेब्लिश्ड हैं या फिर ये इनकॉर्पोरेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि FII का मतलब है कि आउट ऑफ इंडिया कोई हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर आपको वहाँ पे कैटेगरी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए एक अलग लिमिट होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि NRIs यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन और POIs यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन दोनों को जो हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने ये अथॉरिटी दे रखी है कि हाँ कि वो चाहें तो
अपना जो बैंक अकाउंट है वो इंडिया में ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैसा है वो इंडिया का होना चाहिए, वो जिस कंट्री में वो रहते हैं वहाँ से भी वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको कुछ जनरल परमिशन उन्होंने दे रखी है कि हाँ क्या आप चाहें तो इंडिया में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब वो चाहे कोई कंपनी हो या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे इन्होंने नाम भी दिया है, जिसका नाम है, मतलब जिस रूट के थ्रू ये करेंगे उसका नाम है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट, तो इसकी मदद से वो तो ये जो लोग होते हैं वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इनको कोई स्पेसिफिक कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब आपको ये परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। नहीं, आप इंडिया में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के तहत। सॉरी, यहाँ पे ये टॉपिक रह गया था। फॉर पर्पज ऑफ अवेलिंग the facility of opening and maintaining bank accounts and investments in share securities in India, person of Indian origin means a citizen of any country other than Pakistan और बांग्लादेश। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसका मतलब ये है कि वो सिटीज़न हो सकता है किसी भी कंट्री का, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। इफ़ he at any time held an Indian passport, or he or either of his parents or any of his grandparents was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or Citizenship Act 1955, the person is a spouse of an Indian citizen। तो इन सभी को हम बोलेंगे कि हाँ कि वो लोग अपना अकाउंट या फिर जो शेयर वगैरह है वो इंडिया में वो मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया सिंपल लैंग्वेज में कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं सिर्फ वही इंडिया में अपने अकाउंट्स और जो शेयर वगैरह हैं वो मेंटेन करके यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से पूरी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये सारी यहाँ पर ये कुछ कंडीशन है जो कि मीट करनी चाहिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। अब लास्ट में यहाँ पर हमें दे रखा है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो अब ये कौन होगा? मीन्स ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और इज़ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया का है लेकिन वो इंडिया से बाहर रहता है, वो इंडिया का है लेकिन वो इंडिया से बाहर रहता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? NRI। अब इसकी जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो हमारे जो लॉ है उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि हाँ कि किस पर्सन को हम NRI बोलेंगे। और जो अगर हम इनकम टैक्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे जो NRI की जो डेफिनेशन होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें डेफिनेशन दे रखी है हमें सिर्फ उसी के हिसाब से हमें चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब ये कौन होते हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटी मार्केट। मतलब कि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड करा है कि हाँ कि जो बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो चाहें तो इंडिया के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि उनको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तभी वो हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर QFIs कौन है? तो QFIs हैव बीन ऑलरेडी परमिटेड टू हैव डायरेक्ट एक्सेस इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स। मतलब इनके पास अगर इनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इनके पास डायरेक्ट परमिशन है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QFIs में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल्स है, ग्रुप्स और एसोसिएशन रेजिडेंट इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो इन सभी लोगों को हम QFIs में इंक्लूड करते हैं, विच इज़ कंप्लेंट विद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब यहाँ पर
FATF की फुल फॉर्म भी आ सकती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये है कौन? ये एक तरीके का डिपार्टमेंट है जिनके थ्रू जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको कुछ क्राइटेरिया पास करना पड़ता है, ठीक है। तब जब इनसे इम्प्रूव मिल जाता है उसके बाद ही ये लोग जो हमारी फॉरेन जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो जो हमारे QFIs होते हैं उसके अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, एसोसिएशंस, ठीक है। तो इन सभी को हम QFIs में हम इंक्लूड करते हैं, और जब इनको अप्रूवल मिल जाता है, मतलब कुछ क्राइटेरिया जब ये पास कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको अप्रूवल दे देती है कि हाँ कि आप जो फॉरेन मार्केट है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये कौन है? ये एक तरीके की मतलब एक डिपार्टमेंट है, दैट इज़ ए सिग्नेचरी टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये कौन है? ये एक तरीके ये सिग्नेचरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक नाम और अभी पढ़ने को मिला था, विच इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, ठीक है। तो ये इनको रिपोर्ट करती है, ठीक है, कि हाँ कि कौन कौन से क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, QFIs डू नॉट इंक्लूड FFI एंड सब अकाउंट्स। मतलब कि इसके अंदर जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और नए उनके जो सब अकाउंट्स होते हैं उनको। अब यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर दे रखे हैं QFI स्कीम के। RBI वुड ग्रांट जनरल परमिशन टू QFIs फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम रूट सिमिलर टू FIIs। तो यहाँ पर जो हमारी RBI है उन्होंने क्वालिफाइड जो फॉरेन इन्वेस्टर उनको अप्रूवल दे रखा है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, जो हमारे FIIs हैं उनको भी दे रखा अप्रूवल, तो वो था हमारा ऑटोमेटिक रूट के तहत, ठीक है। तो सेम एज इनको भी अप्रूवल इसी तरीके से इनको मिला हुआ है। द इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर QFIs shall be 5% and 10% respectively of the paid up capital of Indian company। यानी देखिए इनके ऊपर एक लिमिट है, वो इन्वेस्टमेंट उतनी ही कर सकते हैं जितना, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो है 1 करोड़ रुपए। सो मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, तो उसका करीब 5 से 10% ही ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टोटल मिला के। These limits shall be over and above the FII and NRI investment ceilings prescribed under the PIS route for foreign investment in India। अब देखो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, किसके कंपैरिजन में? FII के कंपैरिजन में और NRI के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए हर कंपनी की जो पेडअप कैपिटल होती है वो अलग अलग होती है। अगर आपको पेडअप कैपिटल नहीं पता है तो आप डरिए मत। अभी हम लोग एक कोर्स तैयार कर रहे हैं जो कि है बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसके अंदर हम कैसे एक बैलेंस शीट को रीड किया जाता है और कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, हम उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कि ये जो पेडअप कैपिटल है वो क्या होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। QFIs shall be allowed to invest through SEBI registered qualified depository participants. A QFI shall open only one demat account with any qualified DP. The QFI shall make purchase and sale of equities through that DP only। तो जो QFI है वो सिर्फ एक ही अकाउंट अपना, मतलब एक ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने 2-3 उन्होंने अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है
DP shall ensure that QFIs meet all KYC and other regulatory requirements as per the relevant regulation issued by SEBI from time to time। अब देखिए जो भी हमारे डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो उनके QFI हैं उनकी KYC हो चुकी हो और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रहे हों। QFIs shall remit money through a normal banking channel in any permitted currency directly to the single rupee pool bank account of the DP maintained with a designated AD category bank। Upon receipt of instruction from QFI, DP shall carry out the transaction। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी QFI है, ठीक है, वो किसी भी बैंक के थ्रू, मतलब किसी भी जो नॉर्मल जो बैंक वगैरह होते हैं वो उसके थ्रू वो अपने जो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स हैं उसके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके थ्रू मतलब वो सेल परचेज वो कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ की, ठीक है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं उनको एक स्पेशली कोई बड़ा बैंक के पास जाना पड़ेगा या फिर इस बैंक के पास जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। DP shall responsible for deduction of applicable tax at source out of remuneration proceeds before making redemption payment to QFIs। अब देखिए मान लेते हैं कि जो हमारे QFIs हैं, ठीक है, अगर वो शेयर वगैरह अगर वो सेल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और उन पर कोई टैक्स वगैरह लग रहा है, जैसे होता है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर हमें उस पर गेन हुआ है तो उसके लिए जो हमारी DP हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये उनकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मार्जिन्स टैक्सेशन सच एज on such trades by QFIs may be on lines similar to the facility available to other investor। अब जितने भी रिस्क मैनेजमेंट मार्जिन वगैरह और जो टैक्सेशन है ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से चार्ज की जाती हैं, जैसे हमारे जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है ना, जैसे हम लोग हैं, तो ये उस हिसाब से उनके ऊपर भी चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। Qualified institutional buyers are institutional investors who are expected to possess expertise and knowledge to evaluate and invest in the capital markets. Under the DIP guidelines, a qualified institutional buyer means public financial institution or as defined in Section 4A of the Companies Act, schedule commercial banks, mutual funds, foreign institutional investor registered with SEBI or multilateral and bilateral development of financial institution, venture capital funds registered with SEBI और foreign venture capital investor registered with SEBI और and state industrial development corporation। तो यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो एक लिस्ट, एक काफ़ी लंबी छोटी लिस्ट दे रखी है, जैसे वो कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं लेकिन उनको SEBI के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वेंचर कैपिटल फंड्स हो सकते हैं लेकिन उनका भी SEBI के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जो कि हमारे सेक्शन 4 में दे रखी हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट कि हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हम किसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई रजिस्टर्ड विद द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि RIDI, ठीक है, और प्रोविडेंट फंड्स विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ ₹25 करोड़ और प्रोविडेंट फंड भी इस कैटेगरी में आएंगी अगर उन्होंने मिनिमम जो उनका जो कॉर्पस है वो अगर 25 करोड़ है तो। और सेम एज जो हमारे पेंशन फंड्स हैं वो भी आएंगे अगर उनका मिनिमम कॉर्पस अगर 25 करोड़ है तो। दिस एंटिटीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद SEBI एज QIBS, मतलब इनका ज़रूरी नहीं है कि ये लोग SEBI के साथ रजिस्टर्ड हो क्योंकि ये हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है। Any entities falling under the
categories specified above are considered as QIB for the purpose of participating in a primary insurance प्रोसेस। अब देखिए इनको हम अलग अलग कैटेगरी में हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी आईपीओ आता है तो इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है कि अच्छा अगर जो इंडिविजुअल हैं वो सिर्फ इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हमारे क्यूआईबी हैं उनके वो सिर्फ इतना पैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होता ये है कि अलग अलग मतलब कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो शेयर होते हैं वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रखे जाते हैं। वो इसीलिए ताकि किसी एक एंटिटी को या फिर किसी कॉर्पोरेशन को सारे शेयर न मिल पाए।